बेटी बचाओ, समाज सजाओ। साल 2003 दक्षिणी हिस्से में बसे एक छोटे से गांव सूर्यपुरा में सर्दियों की पहली सुबह थी। सूरज की किरणें धान के खेतों पर सुनहरी ओस की बूंदों को चमका रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट, गायों की घंटियां और लोगों के हल चलाने की आवाज मानो प्रकृति ने अपनी सुबह की आरती शुरू कर दी थी। गांव छोटा था, पर पुरानी सोच में गहराई तक जकड़ा हुआ। यहाँ जब किसी के घर बेटा जन्म लेता तो ढोलक बजती, मिठाई बांटी जाती और आस पड़ोस में उत्सव सा माहौल बन जाता। लेकिन जब किसी घर में बेटी जन्म लेती, घर के दरवाजे बंद, चेहरों पर चुप्पी और माँ की आंखों में अपराध जैसा डर। लोग कहते, ओह फिर से लड़की, भगवान ने ये क्या सजा दी है। यही था सूर्यपुरा का सच। रोशनी के नाम वाले गांव में अंधेरा फैला था, और वह अंधेरा था सोच का। गांव के किनारे मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। घर के आंगन में तुलसी चौरा, दीवार पर भगवान की तस्वीर और कोने में मिट्टी का दिया। वहां रहती थी सविता, उम्र करीब 30 साल, और उसका पति रामू, किसान, मेहनती लेकिन जीवन की मार से कठोर बन चुका आदमी। रामू के माथे पर पसीने की लकीरें और मन में बोझ था। 3 साल पहले उनकी पहली संतान बेटी हुई थी, जो जन्म के बाद ही चल बसी। गांव वालों ने तब कहा था, कर्म का फल है, पहले बेटी दी, वो चली गई, अब अगली बार बेटा दे देना भगवान। सविता ने चुप रहना सीखा था, पर उसके दिल में एक ही प्रार्थना थी, भगवान जो भी देना, ऐसा दे जो मेरे घर को उजाला दे। एक रात जब गांव में दीपावली के दिए जल रहे थे, सविता के घर में प्रसव पीड़ा शुरू हुई। घर के बाहर आसमान में पटाखों की आवाज थी, अंदर दर्द की। आधी रात के करीब गांव की दाई ने बाहर आकर कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। रामू का चेहरा उतर गया। गांव के बूढ़े लोग कहने लगे, फिर से बेटी। बेचारा रामू, लेकिन सविता के चेहरे पर अनोखी चमक थी। उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया, माथे पर चूमा और कहा, मेरा उजाला आ गया, मेरी सिया। सविता ने बच्ची का नाम रखा सिया, रामायण की सीता के नाम पर। वो भी तो धरती की बेटी थी, जिसने सारा संसार संभाला। रामू ने सिया को देखा, उसकी नन्ही उंगलियां उसके हाथों में लिपटी। क्षण भर के लिए उसका दिल पिघल गया, लेकिन समाज की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, बेटियां पराया धन होती हैं। उसने सविता से कहा, पता नहीं हम इसे कैसे पाल पाएंगे। सविता ने शांत स्वर में कहा, भगवान जब बेटी भेजता है तो उसकी किस्मत भी साथ भेजता है। दिन बीतते गए, सिया बड़ी होने लगी। उसकी हंसी से घर का आंगन खिल जाता। वो जब भी माँ के साथ मंदिर जाती तो लोगों के बीच से भागकर तुलसी पर जल चढ़ाती और कहती, माँ भगवान तो सबको एक जैसा प्यार करता है ना। सविता मुस्कुराती, हाँ बेटी, पर इंसान को ये याद दिलाने के लिए शायद भगवान बेटियां भेजता है। सिया के सवाल मासूम थे, पर हर सवाल समाज की सोच पर चोट करता था। सूर्यपुरा में कुछ बातें कभी नहीं बदलती थीं। यहाँ बेटियों को बोझ कहा जाता और उनकी जिंदगी का फैसला जन्म से पहले या शादी से पहले तय हो जाता। किसी घर में बेटी होती तो औरतें कानाफूसी करती, अरे लक्ष्मी नहीं, खर्चा आई है। सविता ये सब सुनती और सिया को अपनी गोद में कसकर पकड़ लेती। वो जानती थी, उसकी बेटी को इस सोच से लड़ना होगा। सिया अब 8 साल की हो चुकी थी। एक दिन स्कूल से घर लौटते हुए उसने देखा उसकी सहेली गुड़िया अब स्कूल नहीं आती। सिया ने पूछा, माँ गुड़िया अब क्यों नहीं आती? सविता ने धीमे स्वर में कहा, उसके पापा ने कहा लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ती, अब उसकी शादी की बात चल रही है। सिया हैरान हुई, पर वो तो सिर्फ 12 साल की है। सविता की आंखें नम हो गईं। सिया बोली, माँ क्या पढ़ाई सिर्फ लड़कों की चीज है? सविता ने जवाब दिया, नहीं बेटी, पढ़ाई इंसान की चीज है, बस समाज ने यह बात भूल रखी है। उस दिन सिया ने ठान लिया, वो बड़ी होकर हर बेटी को पढ़ने का हक दिलाएगी। गांव में एक दिन पंचायत बैठी। वहां तय किया गया कि अगले साल से लड़कियों के लिए 5वीं के बाद स्कूल नहीं होगा, बेटियां घर संभालें, खेत नहीं, यह उनका तर्क था। सिया, जो अब 11 साल की थी, अपने पिता के साथ वही खड़ी थी। वो आगे बढ़ी और बोली, अगर स्कूल बंद हुआ
तो क्या भगवान लड़कियों को दिमाग देना बंद कर देगा? सभी चुप हो गए। गांव का प्रधान बोला, बच्ची, तू बहुत बोलती है, बड़ों की बात में मत बोल। सिया ने कहा, अगर बड़ों की बात में सच नहीं है तो बच्चों को बोलना ही पड़ेगा। लोगों ने हंसकर टाल दिया। लेकिन उस दिन गांव में पहली बार किसी लड़की ने सभा के बीच आवाज उठाई थी। सविता ने घर लौटकर बेटी को गले लगाया, आज तूने पहला दिया जलाया है। उस रात सिया नींद में भी बोल रही थी, हर घर में दिया जलना चाहिए, हर बेटी को पढ़ना चाहिए। माँ मुस्कुराई और उसके माथे पर हाथ रखा। उसे पता था ये बच्ची छोटी जरूर है, लेकिन सोच बड़ी लेकर आई है। साल 2010, सिया अब 14 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब मासूम सवाल नहीं, बल्कि जवाब देने की हिम्मत थी। गांव वही था, पर अब उसमें एक नई हलचल थी। लोग आपस में कहते, वो रामू की बेटी न बहुत आगे बढ़ गई है, हर जगह भाषण देती रहती है। लेकिन सिया को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए पढ़ाई ही पूजा थी और समाज का भला उसकी प्रार्थना। गांव के स्कूल में सिर्फ 5वीं तक की कक्षाएं थीं। उसके आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था 8 किलोमीटर दूर। लड़के रोज साइकिल पर जाते, पर लड़कियों को कह दिया जाता, अब बस घर का काम सीखो। सिया ने जब माँ से कहा कि वो शहर जाकर पढ़ना चाहती है, तो रामू गुस्से में बोला, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि रोज आने जाने में खर्च करें। और फिर गांव वाले क्या कहेंगे? सिया बोली, पैसा मैं बचा लूंगी और जो कहेंगे उन्हें जवाब भी दूंगी। रामू चुप रहा। सविता ने धीरे से पति के हाथ पर हाथ रखा, उसे जाने दो रामू। बेटी नहीं जाएगी तो फिर कौन बदलेगा ये गांव? रामू कुछ सोच में डूब गया। उसने सिर हिलाया, ठीक है, पर अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं। और सिया के जीवन की नई शुरुआत हुई। वो रोज सुबह 5 बजे उठती, दूध बांटने में माँ का हाथ बटाती, फिर पुरानी साइकिल से स्कूल के लिए निकल पड़ती। 8 किलोमीटर का रास्ता, उबड़ खाबड़ पगडंडी, पर हर पैदल के साथ उसका इरादा और मजबूत होता जा रहा था। शाम को सिया खेतों में औरतों के बीच बैठ जाती। वो सब उसके पढ़ने की बातें सुनती और कहती, सिया, तू तो बड़ी समझदार है, काश हमारी बेटियां भी पढ़ पाती। सिया ने पूछा, क्यों नहीं पढ़ पाती? रोका किसने है? एक औरत बोली, हमारे मर्द कहते हैं औरत का काम चूल्हा चौका है, स्कूल नहीं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर उन्हें बताओ, औरत अगर रोटी बना सकती है तो दुनिया भी बना सकती है। उन औरतों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। सिया अब सिर्फ छात्रा नहीं रही थी, वो जागृति की आवाज बन चुकी थी। एक दिन सिया ने अपने स्कूल में बच्चों को इकट्ठा किया। वह बोली, हम हर रविवार को गांव के चौपाल में मिलेंगे। इसका नाम होगा बाल सभा। इसमें हम वही बातें करेंगे जो बड़ों को करनी चाहिए समाज बदलने की। पहली सभा में सिर्फ 12 बच्चे आए। सिया ने उन्हें पूछा, किसे लगता है कि लड़कियां पढ़नी चाहिए? सबने हाथ उठाए। फिर सिया ने पूछा, किसे लगता है कि हमारे गांव में बदलाव आएगा? थोड़े बच्चे झिझक गए। सिया बोली, बदलाव अपने आप नहीं आता, उसे बुलाना पड़ता है, मेहनत और हिम्मत से। बालसभा का नारा बना, हम पढ़ेंगे, सबको पढ़ाएंगे। पर गांव के कुछ लोग सिया के इस काम से खुश नहीं थे। गांव का व्यापारी हरिशंकर, जिसकी 3 बेटियां थीं, कहने लगा, ये लड़की सबको भड़काती है। औरतें अब सवाल पूछने लगी हैं। पंचायत में चर्चा हुई, सिया की वजह से लड़कियां ज्यादा बोलने लगी हैं। कल को कोई शादी से इनकार कर देगा तो क्या होगा? रामू किसान को बुलाया गया। उसे कहा गया, अपनी बेटी को समझा ले, ज्यादा बोलने वाली लड़कियां घर नहीं बसाती। रामू घर लौटा। उसने बेटी से कहा, सिया, अब बस कर, मैं ताने नहीं सुन सकता। सिया चुप रही, फिर बोली, बाबा, अगर मैं चुप रह गई तो कल कोई और सिया नहीं बोलेगी। सविता ने आंखों में आंसू लिए कहा, तू सही कर रही है बेटी, बस डरना मत। 15 अगस्त का दिन था। स्कूल में ध्वजारोहण के बाद सिया ने अपनी बालसभा के साथ एक छोटी रैली निकाली। हाथों में बैनर था, बेटी बचाओ, समाज सजाओ। छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे थे,
जहाँ बेटी बचेगी वहीं समाज सजेगा। लड़कियों को भी है जीने का अधिकार। गांव के लोग रुक रुक कर देख रहे थे। कुछ हंसे, कुछ हैरान हुए, लेकिन कई लोगों के चेहरों पर सोच उभर आई। गांव के प्रधान ने पहली बार तालियां बजाईं। उसने मंच पर जाकर कहा, आज पहली बार किसी लड़की ने मुझे देशभक्ति का असली मतलब सिखाया है। वहीं से बदलाव की चिंगारी उठी। लेकिन समाज इतनी जल्दी नहीं झुकता। कुछ दिनों बाद जब सिया स्कूल से लौट रही थी तो कुछ लड़के रास्ते में उसका मजाक उड़ाने लगे। लो आ गई समाज सुधारक, अब हमें पढ़ाएगी। सिया ने कहा, हाँ पढ़ाऊंगी, ताकि तुम्हारे बच्चों को ये शर्म न उठानी पड़े कि उनके बाप ने एक लड़की का मजाक उड़ाया था। लड़के चुप हो गए। पर अगले दिन सिया की साइकिल तोड़ दी गई। वो घर लौटी तो रो रही थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ? सिया बोली, उन्होंने मेरी साइकिल तोड़ दी, लेकिन मेरा हौसला नहीं। रामू ने ये सुना और पहली बार अपनी बेटी के सामने सिर झुका दिया। उसने कहा, सिया, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। तू सही है, अब ये लड़ाई मेरी भी है। उस दिन सिया ने अपने आंगन में एक दिया जलाया और बोली, ये दिया उस हर बेटी के नाम है जो डर से चुप है। जब तक ये दिया जल रहा है, मैं भी जलती रहूंगी अंधेरे के खिलाफ। धीरे धीरे गांव की औरतें उसके साथ आने लगीं। उन्होंने अपनी बालिकाओं को स्कूल भेजना शुरू किया। प्रधान ने सरकारी अधिकारियों को पत्र लिखा, हमारे गांव में बेटियों के लिए हाई स्कूल चाहिए। कुछ महीनों बाद सरकार से मंजूरी आई, गांव में नया स्कूल बनेगा। नाम रखा गया सिया बालिका विद्यालय। उद्घाटन के दिन गांव में उत्सव जैसा माहौल था। ढोलकी बज रही थी और हर घर की चौखट पर दिए जल रहे थे। प्रधान ने सिया को मंच पर बुलाया और कहा, तूने जो सपना देखा था वो आज सच हो गया। सिया ने मंच से कहा, ये स्कूल सिर्फ दीवारों का नहीं, सोच का निर्माण है। यहाँ हर बेटी सीखेगी कि वो समाज की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। तालियों की गूंज पूरे गांव में फैल गई। सिया मुस्कुराई। उसके पीछे माँ खड़ी थी, आंखों में गर्व और चेहरे पर शांति। साल 2014। सिया अब 18 साल की हो चुकी थी। वो न सिर्फ अपने गांव की, बल्कि आसपास के कई गांवों की पहचान बन चुकी थी। सिया बालिका विद्यालय अब 100 से ज्यादा बच्चियों से गूंजता था। हर सुबह जब घंटी बजती तो बच्चों की आवाज़ों में उम्मीद झलकती, हम पढ़ेंगे, समाज सजाएंगे। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। सिया के लिए वो परछाई अब धीरे धीरे गहराने लगी थी। सिया की लोकप्रियता बढ़ रही थी। उसके भाषण अब सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं थे, वो पंचायत बैठकों, सरकारी समारोहों और महिला मंडलों में भी बुलाई जाने लगी थी। हर जगह वह एक ही बात दोहराती, अगर हम बेटियों को बचाएंगे तो समाज खुद सजेगा, और अगर उन्हें दबाएंगे तो समाज खुद बिखर जाएगा। लोग तालियां बजाते, पर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो नाराजगी छिपा नहीं पाते थे। गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति भास्कर राव, जो गांव की राजनीति में बड़ा नाम था, सिया के बढ़ते प्रभाव से जलने लगा। उसे डर था कि सिया की बातों से औरतें अब सवाल पूछना शुरू कर देंगी। उसने अफवाह फैलानी शुरू की, ये लड़की शहर के लोगों से पैसा लेती है, इसके पीछे कोई गो है जो गांव को बिगाड़ना चाहता है। धीरे धीरे गांव में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। जो लोग पहले तालियां बजाते थे अब कहते, शायद सिया अब ज्यादा आगे निकल गई है, अब उसे रुकना चाहिए। एक दिन सिया स्कूल पहुंची तो देखा कि गेट बंद था। गेट पर नोटिस लगा था, अस्थायी रूप से विद्यालय बंद किया जाता है, जांच जारी है। उसका दिल बैठ गया। वो प्रधान के घर पहुंची, काका ये क्या है, स्कूल क्यों बंद हुआ? प्रधान ने सिर झुकाया, ऊपर से आदेश आया है, कहा गया है कि स्कूल में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सिया समझ गई, यह नियमों का नहीं, सोच का उल्लंघन है। उसने जोर से कहा, अगर सच्चाई से डर लगता है तो झूठ ही शासन करेगा, पर मैं रुकूंगी नहीं। उसी दौरान सविता बीमार पड़ गई, शरीर में कमजोरी और चेहरे पर चिंता। वो सिया को देखकर बोली, बेटी तू बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन हर लौ को जलते रहने के लिए तेल चाहिए और तू थक चुकी है। सिया ने आंसू रोकते हुए कहा,
माँ, जब तक तू साथ है मेरी लौ नहीं बुझ सकती। लेकिन एक हफ्ते बाद सविता को अस्पताल ले जाना पड़ा। गांव में पैसे कम थे। भास्कर राव जैसे लोगों ने ताना मारा, देखो, जो दुनिया बचाने निकली थी अब अपने घर को नहीं संभाल पा रही। सिया का दिल टूट गया। वो रात भर रोती रही, लेकिन सुबह फिर उठी और बोली, जो बेटी माँ की दुआओं से चलती है उसे किसी की बद्दुआ नहीं गिरा सकती। स्कूल बंद था, लोग चुप थे, पर सिया ने हार नहीं मानी। उसने गांव के मंदिर के सामने एक दिया जलाया और बोर्ड लगाया, सिया विद्यालय अस्थायी रूप से यहाँ चलेगा। हर दिन वो और कुछ बच्चियां मंदिर के बरामदे में बैठकर पढ़ाई करने लगीं। लोग हंसते, अब ये मंदिर में पढ़ाई कराएगी। सिया मुस्कुराकर कहती, भगवान को भी तो शिक्षा पसंद है, तभी तो वो अंधकार नहीं चाहता। धीरे धीरे वो बरामदा भरने लगा। गांव के बाहर के लोग आने लगे, पत्रकार, अधिकारी और समाजसेवी। एक दिन एक स्थानीय अखबार ने बड़ी हेडलाइन छापी, गांव की सिया जिसने मंदिर को स्कूल बना दिया। राज्य सरकार तक खबर पहुंची। महिला एवं बाल विकास अधिकारी गांव आए। उन्होंने सिया से पूछा, तू क्या चाहती है? सिया बोली, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे लड़कियों के लिए हक चाहिए। कुछ हफ्तों में जांच खत्म हुई, स्कूल फिर से खुला, इस बार सरकारी मान्यता के साथ। और स्कूल के बाहर नया बोर्ड लगा, सिया महिला शिक्षा केंद्र, बेटी बचाओ समाज सजाओ। लेकिन भास्कर राव अभी भी शांत नहीं था। उसने सिया के खिलाफ पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया और हर सभा में कहता, अगर ये लड़की पंचायत में आई तो गांव में लड़कियां सिर चढ़ जाएंगी। सिया ने तय किया, अगर वो डर फैलाना चाहता है तो मैं जागरूकता फैलाऊंगी। उसने गांव-गांव जाकर रैलियां निकाली, हर जगह बोली, नेता वो नहीं जो डराए, नेता वो जो सिखाए। लोगों का दिल फिर से सिया के साथ आने लगा। भास्कर राव चुनाव हारा और पहली बार गांव की पंचायत में एक महिला प्रधान चुनी गई, कमला दीदी, सिया की समर्थक। सिया की मां अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। एक शाम सिया ने मां का हाथ थामा और कहा, मां, मैंने हार मानने की कोशिश की थी, पर तेरी दुआएं मुझे जीतती रहीं। सविता ने मुस्कुराकर कहा, याद है न, मैंने कहा था हर लौ को जलने के लिए तेल चाहिए। अब तेरा तेल तेरी हिम्मत है। गांव की गलियां फिर से जगमगा उठीं। अब कोई लड़की साइकिल से स्कूल जाती तो लोग रोकते नहीं, बल्कि कहते, देखो, ये हमारी सिया की बच्ची है। उस साल दीपावली पर गांव में पहली बार बेटी पर्व मनाया गया। हर घर की चौखट पर 2 दिए जलाए गए, एक लक्ष्मी के नाम और एक सिया के नाम। मंच पर सिया खड़ी थी और उसके सामने सैकड़ों लोग। उसने कहा, मैंने सीखा है कि समाज में बदलाव तालियों से नहीं, आंसुओं और हिम्मत से आता है। आज जो भी यहाँ हैं, याद रखें, बेटी बचाना सिर्फ बेटी की जिम्मेदारी नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। तालियों की गूंज पूरे गांव में फैल गई। कई औरतें रो रही थीं, पर उन आंसुओं में दुख नहीं, गर्व था। सिया की कहानी अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। उसे महिला दिवस पर राज्य नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, ये सिया नहीं, ये सोच की सिया है, जिसने अंधेरे गांव को रोशनी में बदला। सिया मंच पर गई, पुरस्कार लिया और कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, हर उस माँ का है जिसने बेटी को जीने दिया। रात को सिया घर लौटी। आंगन में वही तुलसी का चौरा था, वही दिया, वही सुगंध। माँ तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। सिया उनके पास बैठ गई और बोली, माँ, अब लगता है समाज सजना शुरू हो गया है। सविता ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, हाँ बेटी, अब ये सियापुर बनने की राह पर है। आकाश में तारे चमक रहे थे। शायद वो भी कह रहे थे, जिस घर में बेटी की हंसी गूंजती है, वहाँ भगवान खुद रहता है। साल 2017। सिया अब 21 साल की हो चुकी थी। गांव की वही लड़की, जो कभी मंदिर के बरामदे में बच्चों को पढ़ाती थी, आज पूरे जिले में सिया दीदी के नाम से जानी जाती थी। सिया के स्कूल से अब सैकड़ों बच्चियां निकलकर कॉलेज जा रही थीं। गांवों में छोटी छोटी बालसभाएं शुरू हो चुकी थीं। बेटी बचाओ, समाज सजाओ अब एक नारा नहीं बल्कि आंदोलन बन चुका था।
राज्य सरकार ने सिया को महिला शिक्षा और जागरूकता अभियान का युवा ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। और उसके पहले ही भाषण ने सबका दिल जीत लिया। जब एक बेटी को पढ़ने का हक मिलता है तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, अपने पूरे समाज की सोच बदल देती है। अब सिया गांव से बाहर भी आमंत्रित होने लगी। कभी पुणे में शिक्षा सम्मेलन, कभी दिल्ली में महिला सम्मेलन। हर जगह लोग कहते, ये है वो सिया जिसने अंधेरे गांव को रोशनी में बदला। टीवी चैनलों ने इंटरव्यू लिया, अखबारों ने लेख छापे, सिया की सच्ची कहानी, बेटी जिसने समाज को सजाया। पर शहरों की चमक के बीच भी सिया का मन गांव में ही रहता था। वो हमेशा कहती, अगर जड़ें मजबूत रहें तो शाखाएं ऊंची उड़ सकती हैं। हर महीने वो अपने गांव लौटती, बच्चियों से मिलती और खुद उन्हें पढ़ाती। वो उन्हें सिर्फ किताबें नहीं, जीवन की समझ भी सिखाती थी। पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, सोच बदलना है। लेकिन हर यात्रा आसान नहीं होती। कुछ बड़े लोग, जिन्हें पुराने समाज की जकड़ पसंद थी, कहते अब ये लड़की बहुत बड़ी बन गई है। गांव की औरतें अब अधिकार मांगने लगी हैं। ये सब सिया का असर है। एक दिन सिया के स्कूल पर कुछ असामाजिक लोगों ने रात में पत्थर फेंके। दीवार पर लिखा गया, बेटियां घर में रहो। सविता ने सुबह ये देखा और आंसू भर आए। लेकिन सिया ने मां का हाथ थामकर कहा, अगर अंधेरा दीवार तोड़ सकता है तो मैं दिए जलाकर रास्ता रोशन करूंगी। उसने गांव के बच्चों को बुलाया। सबने मिलकर दीवार साफ की और लिखा, बेटी घर में नहीं, समाज के दिल में रहती है। वो दीवार अब पूरे गांव की पहचान बन गई। सिया ने अब अपने आंदोलन का विस्तार किया। उसने एक छोटा सा ट्रस्ट बनाया, सिया फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य था हर बेटी को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान देना। फाउंडेशन के तहत गांव में सिलाई कढ़ाई केंद्र खोला गया, जहां ग्रामीण महिलाएं प्रशिक्षण लेने लगीं। कुछ महीनों बाद वही महिलाएं स्कूल की यूनिफॉर्म सिलने लगी और सिया ने गर्व से कहा, अब हमारे बच्चों की पढ़ाई हमारे हाथों की मेहनत से हो रही है। महिलाएं अब अपनी कमाई से घर चला रही थीं। गांव में पहली बार यह हुआ कि किसी महिला ने अपना बैंक अकाउंट खुद खोला। प्रधान ने पंचायत में कहा, जिस गांव में औरतें आत्मनिर्भर हों, वहां गरीबी खुद चली जाती है। सिया के कई पुराने विद्यार्थी अब खुद पढ़ाई पूरी कर चुके थे। राधिका, जो पहले खेतों में काम करती थी, अब शिक्षिका बनी थी। काजल, जो कभी सिया की बालसभा में बैठती थी, अब पुलिस में थी। वो आकर बोली, दीदी, जब मैंने यूनिफॉर्म पहनी तो मुझे याद आया, अगर आपने नहीं सिखाया होता कि बेटियां हार नहीं मानती तो मैं यहाँ नहीं होती। सिया की आंखें भर आईं। उसे लगा अब उसका संघर्ष रंग ला रहा है। कुछ महीनों बाद सिया को दिल्ली में राष्ट्रीय युवा मंच में बुलाया गया। वहां भारत के कई राज्यों से युवा आए हुए थे। जब सिया मंच पर पहुंची तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। उसने माइक पर कहा, मुझे आज यह एहसास हो रहा है कि एक गांव की बेटी भी देश की आवाज बन सकती है। पर मेरी जीत तब होगी जब हर गांव में एक सिया होगी। लोगों ने तालियां बजाईं। उस दिन सिया ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जिन्होंने कहा, सिया, तुम्हारे जैसे युवाओं से देश का भविष्य बदल सकता है। सम्मेलन के बाद सिया गांव लौटी। मां सविता की तबीयत अब कमजोर हो चुकी थी। सिया उनके पास बैठी और बोली, मां, देखो, तेरी सिया अब पूरे देश में जानी जाती है। सविता मुस्कुराई, मुझे तो शुरू से पता था, तू उस लौ की तरह है जो दूसरों को जलाकर भी खुद बुझती नहीं। सिया ने मां के पैर छुए। मां ने आशीर्वाद में कहा, अब तू मेरी नहीं, सबकी बेटी है। कुछ महीनों बाद सविता इस दुनिया से चली गईं। गांव भर के लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। हर औरत के हाथ में एक दिया था। उन्होंने कहा, ये दिया उस मां के नाम है जिसने सिया को जन्म दिया। सिया ने मां की याद में गांव में एक सविता महिला केंद्र खोला, जहां हर अनाथ या गरीब बच्ची को मुफ्त पढ़ाई, भोजन और आश्रय मिलता था। वो कहती, अगर हम एक बच्ची को भी संवार लें तो समाज अपने आप सज जाएगा। धीरे धीरे केंद्र राज्य का मॉडल बना। कई मंत्री और अधिकारी वहां आने लगे। हर साल गांव में सिया दिवस मनाया जाने लगा, जहां बच्चियां नारे लगाती, बेटी बचाओ, समाज सजाओ।
अब सूर्यपुरा गांव पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां बेटियों के जन्म पर चुप्पी छा जाती थी, अब वहां ढोल बजते, दिए जलते। हर माँ कहती, लक्ष्मी आई है। गांव का नाम अब सियापुर रखा गया। सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी किया। जब सिया ने नया बोर्ड देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, अब ये सिर्फ मेरा नहीं, हर बेटी का गांव है। एक दिन एक कार्यक्रम में एक छोटी बच्ची ने सिया से पूछा, दीदी, क्या सच में एक बेटी समाज बदल सकती है? सिया झुककर बोली, बिल्कुल। पर उसके साथ अगर समाज खड़ा हो जाए, तो वो दुनिया बदल सकती है। वो बच्ची मुस्कुराई। सिया ने मंच से सबको संबोधित करते हुए कहा, बेटी बचाना सिर्फ जन्म से जुड़ा नहीं, सोच से जुड़ा है। जब तक सोच नहीं बदलेगी, समाज नहीं सजेगा। और ये काम हम सबको मिलकर करना है। तालियों की गूंज ने आसमान को भर दिया। उस दिन पूरे गांव में दिए जले। हर दिया सिया के संघर्ष, प्रेम और विश्वास की तरह जलता रहा। साल 2025। अब सूर्यपुरा गांव का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से सियापुर हो चुका है। गांव में अब स्कूल, पुस्तकालय, महिला केंद्र और डिजिटल लर्निंग हब हैं। हर घर में बिजली और हर चौखट पर दीपक जलता है। पर सबसे बड़ी रोशनी थी, लोगों की सोच में आया बदलाव। अब जब किसी घर में बेटी जन्म लेती, तो गांव का चौपाल ढोल की थापों से गूंज उठता। लोग कहते, लक्ष्मी आई है, सिया की राह आई है। हर साल 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, सियापुर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और उस दिन गांव की हर बच्ची गुलाबी पोशाक पहनकर सिया दीदी के पास आती, उनके पैर छूती और कहती, दीदी, मैं भी आपकी तरह बनूंगी। अब सिया 29 साल की हो चुकी थी। वो सिया फाउंडेशन की प्रमुख थी, जिसके केंद्र कई शहरों में फैल चुके थे। हर केंद्र में एक ही मिशन लिखा था, बेटी बचाओ, समाज सजाओ। उसके विद्यालय से अब तक 12,000 से अधिक बेटियां निकल चुकी थीं, जो आज डॉक्टर, टीचर, पुलिस अधिकारी और वकील बन चुकी थीं। मीडिया अब उसे भारत की सिया कहता था। टीवी चैनलों पर उसकी कहानियां दिखाई जाती और स्कूलों में उसका जीवन चरित्र पढ़ाया जाने लगा था। सिया जब भी सियापुर लौटती, तो बुजुर्ग और बच्चे उसे घेर लेते। बुजुर्ग कहते, बेटी, तूने हमारे गांव का नाम ही नहीं, भाग्य भी बदल दिया। वहीं बच्चे कहते, दीदी, हमारे स्कूल में अब हम तुम्हारे नाम का गाना गाते हैं। सिया मुस्कुरा देती, बस एक बात याद रखना, किसी को बदलने से पहले खुद को बदलो। अब गांव की औरतें पंचायत में चुनी जाती थीं। पहली बार पंचायत में आधी सीटें महिलाओं की थीं। गांव के मंदिर में नारी सशक्तिकरण आरती होती थी, जिसमें लाइन थी, जहां नारी का सम्मान, वहीं भगवान का स्थान। एक दिन दिल्ली से पत्र आया, सिया को राष्ट्रीय नारी गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था। कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में था। देश भर से महिलाएं, समाजसेवी और विद्यार्थी आमंत्रित थे। सिया मंच पर पहुंची, उसके पीछे बोर्ड पर लिखा था, बेटी बचाओ, समाज सजाओ, एक सोच, एक क्रांति। राष्ट्रपति ने उसे सम्मानित करते हुए कहा, आज सिया सिर्फ गोवा की नहीं, पूरे भारत की प्रेरणा है। सिया ने पुरस्कार लेते हुए कहा, ये सम्मान उस हर माँ का है जिसने बेटी को जीने दिया, और उस हर बेटी का है जिसने डर के बावजूद बोलना नहीं छोड़ा। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां 5 मिनट तक गूंजती रहीं। पुरस्कार के बाद सिया अपने गांव लौटी। गांव के प्रवेश द्वार पर बड़ा बोर्ड लगा था, सियापुर में आपका स्वागत है, जहां हर बेटी को सम्मान मिलता है। गांव के बच्चे हाथों में झंडे और दिए लिए खड़े थे। सिया ने बच्चों के साथ मार्च निकाला। हर बच्ची नारा लगा रही थी, हम सिया दीदी के बच्चे हैं, समाज को सजाएंगे। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, अब ये गांव वही नहीं जो मैंने छोड़ा था, अब ये उम्मीद की धरती बन गया है। शाम को सिया माँ की पुरानी तुलसी पर पहुंची। वही आंगन, वही चौरा, वही हवा, बस माँ नहीं थी। उसने दिया जलाया और बोली, माँ, तेरी सिया अब हर घर में दिया बन गई है। हवा धीरे चली और दिया की लौ नाची। सिया ने मुस्कुराकर कहा, तू देख रही है न माँ, अब कोई दिया बुझता नहीं।
उसके पीछे दर्जनों बच्चियां खड़ी थीं, हर एक के हाथ में एक दिया था। उन्होंने एक स्वर में कहा, दीदी, हम सब सिया हैं। पूरा आंगन रोशनी से भर गया। अगले दिन गांव के मैदान में एक बड़ा समारोह था। लोग दूर दूर से आए थे। मंच पर सिया खड़ी थी, सामने हजारों चेहरे, सबके हाथों में दिए। सिया ने कहा, जब मैंने पहली बार बेटी बचाओ कहा था, तब लोग हंसे थे। आज वही लोग कहते हैं, बेटियां ही समाज की असली ताकत हैं। मैं अकेली कुछ नहीं थी, हर माँ, हर बेटी, हर भाई जो साथ आया वही मेरी ताकत बना। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में समाज बदलना चाहते हो, तो घर से शुरू करो। अपनी बेटी को जीने दो, पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। एक बेटी बचेगी, तो 1000 समाज सजेंगे। लोगों की आंखों में आंसू थे। तालियों की आवाज आसमान में गूंज रही थी। एक बूढ़ा आदमी, वही रामू किसान, भीड़ में खड़ा था। वो मुस्कुराया और फुसफुसाया, मेरी सिया, तूने सच में इस समाज को सजाया। रात ढल चुकी थी, आसमान में तारे थे और धरती पर हजारों दिए। गांव के चौपाल पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जहां बेटी का सम्मान होगा, वहीं समाज महान होगा। सिया उस रोशनी के बीच खड़ी थी, उसके चेहरे पर शांति थी। वो बोली, मेरा नाम मिटा दो, पर मेरी सोच जिंदा रहने दो। धीरे धीरे लोगों ने अपने दिए हवा में उठाए, पूरा आकाश जैसे रोशनी से भर गया। और उसी पल सियापुर की नई सुबह शुरू हुई। हर बेटी एक दीपक है, जो चाहे तो खुद जलकर भी दुनिया को रोशन कर सकती है। उसे मत बुझाओ, क्योंकि जहां बेटी बचेगी, वहीं समाज सज जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।